हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज जो है आपका बायो का चैप्टर है कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसका जो है क्विक रिवीजन करते हैं। इतने बड़े चैप्टर को जो है 30 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम। सबसे पहले जो है आपके इसके अंदर टॉपिक जो है मेन कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसके अंदर। तो देखो, सबसे पहले आप इसके अंदर पढ़ोगे कि भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। उसके बाद जो मेंडल्स के जो लॉ हैं सारे इनहेरिटेंस वाले, वो पढ़ोगे आप। उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रोपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, उसके बाद जो है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, वो सब आप इस चैप्टर के अंदर देखोगे। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमंस का भी, इंसेक्ट्स में, बर्ड्स में, कैसे कैसे सब में जो है मतलब इस टाइप से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस जो है आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। और उसके बाद जो है मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कुछ जो है आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी इसके अंदर पढ़ोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो है आपके चैप्टर का जो नेम है क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो ये अगर बात करें इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो पास होती है ना पेरेंट्स से उनके बच्चों में, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास होती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मतलब हम जो है दिखने में कैसे लगते हैं, अपने मम्मी पापा जैसे लगते हैं, है ना। या हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं वो थोड़े थोड़े मतलब कुछ सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है, सारे जो सिमिलैरिटीज़ नहीं देखने को मिलती। कुछ कुछ जो है हम लगते हैं कि भाई हमारी आइज़ जो है हमारे पापा पे गई हैं, बाल हमारी मम्मी पे गए हैं। तो इस टाइप से ये जो हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है, ये जो मेरे अंदर जीन्स आ रहे हैं ना पेरेंट्स से, ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर जो जीन जाते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, बात करें वेरिएशंस क्या होते हैं। अब देखो, हम जो है ना बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं होते अपने सिबलिंग्स की या अपने पेरेंट्स की, है ना। तो हमें जो है कुछ वेरिएशंस देखने को आते हैं। और आपको ये पता ही है वेरिएशन जो आपको कब देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो है ये जो क्या बोलते हैं वेरिएशन जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो वेरिएशंस क्या होते हैं, ये होते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, है ना। ये हम कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि डिफरेंसेस प्रेजेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में जो हम डिफरेंसेस देखते हैं, जैसे हम अपनी ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो सारे ह्यूमन जो है दिखने में सेम नहीं होते, सब में जो है दिखने में सब अलग अलग होंगे। तो इसको क्या हम बोल सकते हैं कि सारे वेरिएशन जो है हमें इतने सारे चेंजेस जो है देखने को मिलते हैं ह्यूमन एक सेम स्पीसीज की पॉपुलेशन में भी। ठीक है, वहीं बात करें अगर हम, अब ये जेनेटिक्स क्या होता है, देखो इस चैप्टर का मतलब क्या है कि आप जो इसके अंदर जेनेटिक्स पढ़ते हो। अब भाई जेनेटिक्स क्या होती है, जेनेटिक्स का मतलब होता है कि ये जो है ब्रांच है बायो की, जिसके अंदर आप जीन्स की स्टडी करते हो, जेनेटिक वेरिएशंस क्या आते हैं इन सब की जो स्टडी करते हो। तो ये ब्रांच जो होती है बायो की, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये टर्म जो है जेनेटिक्स किसने दी थी, तो ये दी थी विलियम बेटसन ने 1905 में इस टर्म को इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, वहीं बात करें अगर हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो इस टॉपिक के ऊपर पूरी रिसर्च की थी, ये जीन्स की स्टडी इस टाइप से जो सबसे पहले जो रिसर्च की गई थी वो किसने की थी, वो की थी ग्रिगोर जॉन मेंडल, जिनको हम बोलते हैं G.J. मेंडल, है ना। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पी प्लांट के ऊपर रिसर्च की थी, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे, किसके ऊपर, पी प्लांट के ऊपर, जिसको बोलते हैं पाइसम सटिवम, है ना। और उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया था, किसी ईयर में 1856 से लेके 1863 तक 7 ईयर्स तक उन्होंने अपना ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, और इन्होंने मेनली क्या काम किया था उस पर, पी प्लांट्स की जो है ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइंस जो है उन्होंने वहाँ पे यूज़ की थी। अब जो है ये प्योर लाइंस या ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइंस का मतलब क्या होता है कि इन्होंने जो है सारे कैरेक्टर्स सेम लिए थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर उन्होंने टॉल प्लांट लिए हैं तो टॉल प्लांट जो है बिल्कुल होमोजाइगस टॉल प्लांट ही उन्होंने लिए थे। ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई मतलब ये पॉसिबिलिटी से हम कैपिटल टी की बात करें तो उन्होंने सिर्फ सारे जो उसके अंदर जो एलील्स लिए थे, सारे जो जीन्स लिए थे वो कैपिटल टी वाले ही जीन्स लिए थे। उसमें जो अगर स्मॉल टी, अगर जैसे इस कंडीशन में भी क्या होगा, जैसे ये क्या है, ये एक टॉल प्लांट है, कैपिटल टी एक टॉल प्लांट है। वही बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी की, तो उसमें क्या है, जो ये स्मॉल टी है ये बेशक अपना इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पर रिसेसिव है, अपना इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, लेकिन आगे चल के क्या है पॉसिबिलिटी ये है कि ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होके अपने एक्सप्रेशन को शो कर सकता है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, जो मेंडल थे उन्होंने जो क्या किया था, उन्होंने प्योर लाइन्स ली थी पी प्लांट की अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उन्होंने क्या किया था, सारे जो इसके अंदर जीन्स थे, जो सारे एलील्स लिए थे, उन्होंने सारे कैपिटल टी डोमिनेटिंग एलील्स लिए थे, कोई भी रिसेसिव एलील नहीं लिया था।
तो उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में टॉल प्लांट से जो है क्रॉस करवाया गया था, है ना, मतलब इस टाइप से प्योर लाइन ही उन्होंने जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है मतलब सेल्फ पोलिनेशन करवा के पी प्लांट की इतनी सेल्फ पोलिनेशन कराई कि उसके अंदर जो है कोई नए जीन से कुछ एलील जो उसके अंदर न्यू इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, कोई दूसरा कैरेक्टर जो प्लांट के अंदर आया ही नहीं, है ना। तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन करवाने की वजह से उन्होंने क्या किया था, ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन्स लिए थे, जिसकी उनका एक्सपेरिमेंट जो है एकदम एक्यूरेट रिजल्ट उनके एक्सपेरिमेंट का है, ठीक है। वहीं बात करें अगर हम, अब देखो मेंडल ने, हमने अभी बात की है कि मेंडल ने जो है पी प्लांट लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब जो है भाई पी प्लांट में उन्होंने ऐसा क्या देखा कि पी प्लांट को ही लिया है अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो देखो पी प्लांट को इसलिए लिया था क्योंकि एक तो वो ग्रो करने में ईजी होते हैं, शॉर्ट उनकी लाइफ स्पैन होती है ना, और जो है उसके अंदर जो ट्रेड्स जो कैरेक्टर, अब देखो ट्रेड्स और कैरेक्टर्स में डिफरेंस समझ लेते हैं। देखो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे हाइट है, हाइट क्या होती है, कैरेक्टर होती है, और ट्रेड क्या होगा कि को हाइट जो है वो टॉल भी हो सकती है, वो ड्वार्फ भी हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएंगे इसके ट्रेड्स, है ना। वही बात करें अगर कैरेक्टर हो सकता है कि आइस का कलर, है ना, आइस का कलर क्या है, कैरेक्टर है, लेकिन आइस का कलर कैसा हो सकता है, जैसे कि ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके ट्रेड्स है, आइस के कलर के ये ट्रेड्स हैं, है ना। तो बात समझ में आ गई, कैरेक्टर ट्रेड्स में डिफरेंस समझ में आ गया। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया था कि जो पी प्लांट्स के अंदर जो मतलब कैरेक्टर जो ट्रेड्स दिख रहे थे ना वो इजीली ऑब्जर्व हो पा रहे थे, जैसे कि मतलब पॉड का शेप का कलर क्या है, पॉड की शेप क्या है ना, पॉड की शेप क्या है, पॉड का कलर क्या है, या बात करें हम सीड की शेप क्या है, प्लांट जो है टॉल है, ड्वार्फ है, तो इस टाइप से इजीली ऑब्जर्व कैरेक्टर्स जो है मतलब कैरेक्टर्स को इजीली ऑब्जर्व किया जा रहा था, है ना। तो उन्होंने क्या किया था, पी प्लांट को लिया था। वहीं बात करें लार्ज सैम्पलिंग साइज था, मतलब काफ़ी ज़्यादा सीड्स जो है प्रोड्यूस कर रहे थे, कम टाइम में अच्छा खासा अमाउंट जो है सीड का प्रोड्यूस हो रहा था। और ये कैसे होते हैं, ये जो है सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से इसमें जो है ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन्स बनाने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये सब क्या थे, इसलिए जो है पी प्लांट को चूज़ किया था मेंडल ने, और मेंडल ने जो है पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स लिए थे, है ना, 7 कैरेक्टर्स लिए थे पी प्लांट के, एंड 14 ट्रेड्स। डिफरेंस समझ में आ गया होगा ना, कैरेक्टर और ट्रेड्स में डिफरेंस। तो 7 तो लिए थे कैरेक्टर्स एंड 14 लिए ट्रेड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 कैरेक्टर्स एंड दी 14 ट्रेड्स, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कौन कौन से कैरेक्टर एंड कौन कौन से ट्रेड्स लिए थे। तो अगर देखो हम बात करते हैं कैरेक्टर की, तो उन्होंने क्या लिया था, प्लांट की हाइट ली थी, जो स्टेम है स्टेम की हाइट ली थी। अब देखो ये जो है टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है। अब देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब जो है क्रॉस कराया जाता है प्लांट्स को, है ना, जैसे एक टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ जो है क्रॉस कराया जाएगा, तो वो ऐसा कैरेक्टर जो अगली प्रोजनी में हमें दिख रहा है, वो कैरेक्टर, है ना, नेक्स्ट प्रोजनी में वो कैरेक्टर हमें दिख रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। और दूसरा कैरेक्टर है जो एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर पा रहा है, उसको हम बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। तो वहीं बात करें अगर हम स्टेम के हाइट की, तो वहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट क्या है, जो मतलब अपने एक्सप्रेशन को शो कर पा रहा है, तो वो है टॉल हाइट। एंड अगर हम बात करें रिसेसिव ट्रेट की, तो यहाँ पे ड्वार्फ कैरेक्टर जो है, ये ड्वार्फ ट्रेट जो है, ये क्या है, यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। बात करते हैं उसकी सीड के शेप की, तो सीड के शेप में डोमिनेंट ट्रेट क्या है, यहाँ पे राउंड सीड की जो शेप है डोमिनेंट है, और वही बात करें रिंकल्ड सीड की जो शेप होगी वो रिसेसिव होगी, ठीक है। वही बात करते हैं सीड के कलर की। अब देखो सीड का कलर जो है यहाँ पे डोमिनेंट बताया गया है येलो, लेकिन हम जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, हम जो है येलो को ये समझते हैं कि भाई येलो, अगर पॉड में जो है येलो सीड्स निकल रहे हैं कि मतलब वो तो खराब सीड्स है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो है जो ये पॉड था ना, ग्रीन पॉड को जो है मतलब इस टाइप से क्या बोल सकते हैं, इस टाइप से मतलब उनको पॉलिनेट, इस टाइप से उनको हाइब्रिडाइज कराया गया कि भाई ग्रीन पॉड जो है ग्रीन सीड्स देगा। तो मतलब हमें ये चीज़ पता है कि अगर ग्रीन पॉड के अंदर ग्रीन सीड्स निकलेंगे तो भाई वो सीड्स बिल्कुल सही है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या एक्चुअल में, लेकिन अगर हम बात करें तो एक्चुअल में जो होता है पी में ये होता है कि जो येलो सीड होते हैं ना, येलो सीड ही मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर डोमिनेंट ट्रेट यहाँ पे शो कर रहे हैं येलो सीड्स। लेकिन हमें पता है ये कि जो पॉड जो होगा, पॉड के अंदर जो ग्रीन सीड्स होते हैं वही क्या होंगे, वो मतलब अच्छे होते हैं। तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पे, इसलिए जो है मतलब इस चीज़ को जो है ज़्यादा मतलब हाइब्रिडाइज किया गया है ना, इस एक्सपेरिमेंट मतलब इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को, कि पॉड के अंदर जो है ग्रीन सीड्स ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कराए जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीड का कलर है वो डोमिनेंट कौन सा है, येलो है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, इसमें आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो, है ना। इसको मैं हाईलाइट कर लेते हैं, स्टार बना देते हैं इस पर।
इसको ध्यान रखना कि डोमिनेंट ट्रेट जो है सीड के कलर का वो येलो होता है एंड रिसेसिव होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। वहीं बात करें पॉड के शेप की, वो इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड जो है इसमें रिसेसिव होता है, ठीक है। जो प्रॉपर फुल शेप जो होती है पॉड की उसको हम बोलते हैं वो यहाँ पे है डोमिनेंट ट्रेट। और वहीं बात करें कंस्ट्रिक्टेड, थोड़ी मतलब जो है बोल सकते हैं कि मतलब इस टाइप से जो थोड़ी पॉड की शेप होती है वो क्या है यहाँ पे रिसेसिव होगी, ठीक है। वहीं बात करें हम पॉड के कलर की, अगर ग्रीन होगा तो डोमिनेंट ट्रेट है और अगर येलो होगा तो वो एक रिसेसिव ट्रेट है। फ्लावर के कलर की बात करें तो वायलेट फ्लावर होंगे, है ना, वायलेट फ्लावर्स होंगे तो वो क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। लेकिन कोई अगर फ्लावर में कोई पिगमेंट ही नहीं है, वाइट कलर का है, तो वो एक रिसेसिव ट्रेट होगा, ठीक है। बात करते हैं फ्लावर की पोजिशन पे, अगर जो है एक्सिस पे, ऐसे एक्सिस पे इस टाइप से फ्लावर निकल रहे हैं तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं एक्सियल फ्लावर की पोजीशन। और टर्मिनल का क्या होगा कि सिंपल एक एक्सिस पे टर्मिनस पे ऐसे टर्मिनल पे इस टाइप से फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो फ्लावर की पोजीशन एक्सियल जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है और जो टर्मिनल है वो इधर रिसेसिव ट्रेट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स एंड 14 ट्रेट्स जो लिए थे मेंडल ने पी प्लांट के, है ना। अब हम बात करते हैं भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। देखो जब हम स्टडी करते हैं, है ना, जब हम स्टडी करते हैं सिर्फ एक कैरेक्टर की, कि एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, एक कैरेक्टर जो कैसे जो है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है, सिर्फ वन कैरेक्टर की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें पेरेंट्स की, तो हमने क्या किया है यहाँ पे, टॉल प्लांट्स को ड्वार्फ प्लांट्स के साथ जो है यहाँ पे क्या कर दिया है हमने, हाइब्रिडाइज करने, उसको मतलब क्रॉस कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्या किया हमने, टॉल प्लांट है, गैमिट्स टॉल उसने प्रोड्यूस किए, ड्वार्फ ने स्मॉल टी गैमिट्स प्रोड्यूस किए। उसके बाद F1 जनरेशन बनी। तो हमारी जो F1 जनरेशन बनी है वो कैसी बनी है, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस जो है टॉल प्लांट्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं और सेल्फ पोलिनेशन करा के जो हमें क्या दिखा इधर, सेल्फ पोलिनेशन, जब हमने यहाँ पिनोट स्क्वायर पे इसका जो है सेल्फ पोलिनेशन करवाया तो वहाँ पे हमें क्या देखा कि फिनोटिपिक रेशो आ रही है 3:1। फिनोटिपिक रेशो का मतलब क्या होता है कि जिन कैरेक्टर्स को हम इजीली बाहर से ही देख के पता लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है, और वहीं अगर हम बात करें ये स्मॉल टी, ये क्या है यहाँ पे रिसेसिव है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता ही होगी कि जो कैपिटल टी है, एक बार ये भी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो कैपिटल टी है ये क्या है, डोमिनेंट है ना, ये क्या है, डोमिनेंट एलील है। वहीं बात करें स्मॉल टी की तो ये है एक रिसेसिव एलील। तो जहाँ पे भी कैपिटल टी प्रेजेंट होगा वो हमेशा अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, जहाँ स्मॉल टी होगा वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैपिटल टी एलील, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है। तो यहाँ पे हमें 3 जो है टॉल प्लांट्स दिख रहे हैं, पी के 3 हमें टॉल प्लांट्स दिख रहे हैं, 1 जो है हमें यहाँ पे एक ड्वार्फ प्लांट भी दिख रहा है। ड्वार्फ प्लांट हमें कैरेक्टरिस्टिक कब शो हो रही है, जब यहाँ पे स्मॉल टी जो है होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं, वो कितनी आएगी यहाँ पे, तो जीनोटिपिक का मतलब यहाँ पे अगर हम जो उसका जेनेटिक मेकअप देखें अगर हम, है ना, प्लांट का, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, ये A1 टाइप का, तो ये है 2 है, ये सेम है, एंड द थर्ड ये सेम, ये मतलब ये अलग है। तो ये जाएगा 1:, या 2 ये हो गए और 1 ये हो गए, तो 1:2:1, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। अब देखो बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर जो यहाँ पे लॉ जो यहाँ बेसिस थे, मतलब है ना, जो हम लॉ पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखते हुए, तो वो कौन सा है, फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं डोमिनेंस का। फर्स्ट लॉ जो फर्स्ट है इसका मेंडल का लॉ जो है इनहेरिटेंस को, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या होता है कि जब अगर हम 2 पेरेंट्स को क्रॉस करवाते हैं जिनके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, है ना, तो सिर्फ 1 ट्रेट जो है हमें नेक्स्ट जनरेशन में दिखेगा। जैसे अभी हमने बात की थी टॉल प्लांट है, इधर जो है ड्वार्फ प्लांट्स है ना। तो यहाँ पे हमने अलग अलग जो दोनों पेरेंट्स लिए हैं उनके अलग अलग ट्रेट्स हैं, है ना। जो मतलब कैरेक्टर है वो तो हाइट है, लेकिन जो ट्रेट है वो क्या है, वो टॉल है, ड्वार्फ ट्रेट है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा है कि जो F1 जनरेशन है उसमें जो है सिर्फ टॉल वाला कैरेक्टर, टॉल वाला जो ट्रेट है वो ही यहाँ पे एक्सप्रेस हो पा रहा है। तो इसी को ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब सिर्फ डोमिनेंट एलील ही जो है F1 जनरेशन में अपने एक्सप्रेशन को शो कर पा रहा है, ठीक है। वहीं बात करते हैं सेकेंड लॉ की, जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी टाइप का ब्लेंडिंग नहीं होती है, गैमिट्स की या ट्रेट्स की किसी भी टाइप से कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, ठीक है। उसका मतलब क्या होगा कि देखो गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पे हर जीन सेपरेट होगा,
एक दूसरे से हर जीन सेपरेट होगा और वो क्या करेगा, ईच गैमेट कैरीज ओनली वन एलील फॉर ईच जीन। तो देखो मैं आपको समझ में नहीं आएगा, मैं यहाँ बता देती हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से यहाँ पे गैमेट्स का प्रोडक्शन हुआ है। गैमेट्स का प्रोडक्शन हमने इस टाइप से देखा कि भाई यहाँ पे किसी भी टाइप की मिक्सिंग नहीं हो रही है। ट्रेड्स की देखो यहाँ पे कोई मिक्सिंग थोड़ी हो रही है, ट्रेड्स की डोमिनेंट वाला अलग है और जो रिसेसिव वाला है वो अलग है। फिर ये हमने देखा कि F1 जनरेशन में हमने क्या देखा है कि भाई जो कैपिटल T है ये अपने एक्सप्रेशन को शो कर पा रहा है, इसलिए डोमिनेंट एलील है ना। तो बात समझ में आ गई। तो मतलब जो पेरेंट्स जो है एक गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो पेरेंट्स है वो गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं और जो है जब हम इनको क्रॉस करवा रहे हैं तो क्रॉसिंग में हमने क्या देखा कि भाई किसी भी टाइप की मिक्सिंग नहीं हो रही है गैमेट्स की, है ना। क्या नहीं हो रही है, हाँ किसी भी टाइप की जो है मिक्सिंग नहीं हो रही है गैमेट्स की। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। जो टॉल वाला जो प्लांट होगा वो उसके जो है बिल्कुल प्योर गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, जो ड्वार्फ वाला प्लांट्स होगा उसके भी जो है ड्वार्फ वाले गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। वहीं बात करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस की। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या पढ़ा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने ये देखा था कि कैसे हम जो उसमें एक कैरेक्टर की स्टडी कर रहे थे कि कैसे वो इनहेरिट हो रहा है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में नाम से जैसे डाई लिख रहा है, इसमें डाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम 2 कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, है ना, कि कैसे जो है कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। यहाँ पे हम 2 कैरेक्टर्स जो है उनकी स्टडी करते हैं। जो पेरेंट्स की बात करें तो जैसे हमने यहाँ पे देखो 2 हमने कैरेक्टर्स ले लिए हैं, एक तो राउंड एंड येलो। राउंड हमने क्या देखा था अभी, राउंड क्या था, सीड की शेप थी राउंड, और येलो क्या था, सीड का कलर था। अभी मैं दिखा देती हूँ हमने क्या देखा था अभी। हाँ ये रहा, राउंड एंड रिंगल क्या थी, सीड की शेप थी, एंड येलो एंड ग्रीन क्या था, सीड का कलर था। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे हमने 2 कैरेक्टर्स ले लिए हैं पी प्लांट के, कौन कौन सा, सीड की शेप एंड सीड का कलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 पेरेंट्स ले लिए, उसके बाद उसमें गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। अभी हमने पढ़ा था कोई गैमीट का जो है मिक्सिंग नहीं होगी गैमीट्स की, गैमीट जो है बिल्कुल प्योर फॉर्म में जो है हर पेरेंट अपने गैमीट्स का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद हमने यहाँ क्या देखा, ये जो है यहाँ पे F1 जनरेशन का प्रोडक्शन हो गया, F1 जनरेशन प्रोड्यूस हो गई, जिसमें अगर हम बात करें तो कैपिटल R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड को, एंड कैपिटल Y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कैपिटल Y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो राउंड एंड येलो जो F1 प्रोजनी बनी है वो राउंड एंड येलो सीड्स की प्रोजनी बनी है, ठीक है। बात समझ में आ गई, इसमें समझ में आ गया ना ये चीज़, मतलब कैसे जो है यहाँ पे 2 कैरेक्टर जो है वो इनहेरिट हो रहे हैं। फिर उसके बाद क्या किया, जो यहाँ पे F1 प्रोजनी बनी है, F1 प्रोजनी में हमने क्या किया, यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन करवाया, ठीक है। गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद इसको पिनोट स्क्वायर पे हम बनाते हैं, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का बनाया था ऐसे डाईहाइब्रिड क्रॉस का हम पिनोट स्क्वायर पे बनाएंगे। तो हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें जो हम देखेंगे कि फिनोटिपिक रेशो कितनी आई है, वो आई है 9:3:3:1। और बात करें जीनोटिपिक रेशो की, वो कितनी आती है, वो आती है 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। तो ये आती है जीनोटिपिक रेशो एंड दिस इज द फिनोटिपिक रेशो, ठीक है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस की कि ये जो है 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस हैं, हम ये भी समझ सकते हैं। क्योंकि देखो अगर हम इसकी ये वाला जो हमने ये निकाला है, इसका रेशो निकाली है, अगर हम इसको ऐसे निकालना चाहें ना, इस रेशो को, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशो ये आई थी एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशो एक ये आई, ठीक है। 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशो को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रिजल्ट क्या मिलेगा, यही रिजल्ट मिलेगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं, है ना, उससे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो है डाईहाइब्रिड क्रॉस को हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी हैं, ठीक है। तो देखो ये बात समझ में आई, हमारा क्या हो गया, डाईहाइब्रिड क्रॉस हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया, डोमिनेंट एंड रिसेसिव का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। उसके बाद जो 3rd लॉ है यहाँ पे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन 2 जीन्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एज वेल एज ऑफ द अदर ट्रेट। यहाँ पे देखो आपको क्या देखने को मिलता है, जब आप डाईहाइब्रिड क्रॉस देखते हो ना, तो यहाँ पे आपको न्यू कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, या फिर देखो यहाँ पे जो ये गैमीट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, गैमीट्स के प्रोडक्शन में किसी भी टाइप की मिक्सिंग नहीं हो रही है गैमीट्स की, हर एक जीन जो है अपने आप को, है ना, इंडिपेंडेंटली असोर्ट कर रहा है, हर एक जीन
यहाँ पे जो हर एक जीन होगा, हर एक एलील जो है अपने आप को इंडिपेंडेंटली असोर्ट कर रहा है, किसी भी टाइप की मिक्सिंग नहीं हो रही है एलील्स की, है ना। जैसे अगर हम इसको बाद में उसके प्रोड्यूस स्क्वायर पे बनाते हैं, वहाँ पे भी हम अगर हम इनको देखते हैं तो वहाँ पे भी किसी भी टाइप की मिक्सिंग नहीं होती, मतलब ये जो कोई मिक्स इफेक्ट नहीं देंगे कि जिसमें राउंड और रिंकल जो है कुछ मतलब मिक्स हो गए, कुछ नया इन्होंने कुछ है ना नई मतलब शीड की शेप बना ली, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, किसी भी टाइप की मिक्सिंग नहीं हो रही है एलील्स की, किसी भी टाइप की ट्रेड्स की जो है हमें मिक्सिंग देखने को नहीं मिलती है। इसी को ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। मतलब इसमें क्या बता रखा है, देयर आर सेपरेट जीन्स फॉर सेपरेट ट्रेट्स एंड कैरेक्टर, हर जो है हर ट्रेट और कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए सेपरेट जीन्स होते हैं, कोई भी मिक्स करके कोई नया, है ना, कोई भी मिक्स करके कुछ नया नहीं बना रहा, उसी की ही मिक्सिंग से जो है हमें रिकॉम्बिनेशन, बल्कि इसमें क्या देखने को मिलता है, हमें रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलती हैं, है ना। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स बनते हैं, इसमें इस प्रोसेस में क्या बनते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं जीन्स के। देखो यहाँ से समझते हैं कैसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बने। देखो जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, पेरेंट्स क्या थे, राउंड एंड येलो थे, रिंकल एंड ग्रीन यहाँ पे पेरेंट्स थे, ठीक है। लेकिन जब हम इसका पीनट स्क्वायर पे बनाएंगे, ये जो हमें पूरी रेशो जो निकाली है, इस रेशो में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन सीड्स भी बनेंगे, यहाँ पे येलो और रिंकल सीड्स भी बनेंगे, राउंड एंड रिंकल सीड्स भी बनते हैं एंड येलो एंड ग्रीन सीड्स भी बनते हैं। तो इस टाइप से क्या है, यहाँ पे पेरेंट्स के अलावा नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस भी आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हमने पढ़ा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, किसी भी टाइप की एक्सप्रेशन की या ट्रेड्स की जो है यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो रही है, सिर्फ हमें न्यू कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नया, कुछ मतलब नए टाइप के कोई हमें जीन या कोई नए टाइप का जो है क्या बोल सकते हैं इफेक्ट कुछ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, जेनेटिक वेरिएशंस विद स्पीसीज, यहाँ इसमें हम क्या देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशंस देखते हैं स्पीसीज के अंदर, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। थर्ड लॉ की क्या इंपॉर्टेंस थी, फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या पड़ी थी, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है जीन्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रिएट होते हैं, और सेकंड थी कि प्रोवाइड करता है जेनेटिक वेरिएशंस विद इन ए स्पीसीज, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। अब देखो ये वाली बात जो है लॉ में एकदम रेस्ट्रिक्टेड वे में बताई गई थी कि भाई किसी भी टाइप की मिक्सिंग नहीं हो रही, पेरेंट्स जो है अपना सेपरेट गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसके बाद मिक्स करके कुछ नया नहीं बन रहा है ना। बात समझ में आई, तो वो मतलब हमने वहाँ पे पढ़ी थी, लेकिन अब यहाँ पे कुछ हमें एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें कुछ मिक्सिंग भी देखने को मिलती है। जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें, इसमें कोई भी एलील जो है हमें डोमिनेंट या रिसेसिव देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे अगर हमने 2 फ्लावर लिए, एक प्लांट पे रेड फ्लावर है और सेकेंड प्लांट पे वाइट फ्लावर है, गैमेट्स का प्रोडक्शन करके जब हम इसको F1 प्रोजनी देखेंगे तो F1 प्रोजनी में हम देखेंगे कि वहाँ पे पिंक फ्लावर्स का फॉर्मेशन होगा। अब देखो पेरेंट्स के पास कोई पिंक फ्लावर है नहीं, है ना पेरेंट्स के पास पिंक फ्लावर, लेकिन फिर भी हमने क्या देखा है, फिर भी हमने यहाँ पे ना मिक्सिंग देखी है, दोनों कलर को मिक्स करके यहाँ पिंक कलर का फॉर्मेशन हो गया है ना, पिंक फ्लावर्स का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये जो है हमें यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेशन कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं कि कैसे रेड एंड वाइट जो पेरेंट्स थे उनसे क्या बन गया है, उनसे जो है वाइट, उनसे जो सॉरी पिंक कलर के जो फ्लावर्स वाले जो है यहाँ पे प्रोजनीज प्रोड्यूस हो गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी रेशो की। तो देखो इसमें जो है ये जो हाइब्रिड बना है, ये जो हाइब्रिड बने हैं ये कैसे होंगे, पिंक कलर के होंगे, है ना, ये भी पिंक होगा और ये भी पिंक होगा। उसके बाद बात करते हैं कैपिटल आर की। तो कैपिटल आर हमने अभी क्या देखा है, ये रेड है और ये स्मॉल आर क्या है, ये है यहाँ पे वाइट, ठीक है। तो हमें रेशो क्या देखने को मिलेगी, 1:2 एंड 1। फिनोटिपिक भी ये देखने को मिल रही है, जीनोटिपिक भी हमें ये देखने को मिलेगी 1:2:1, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों की दोनों यहाँ पे रेशो सेम है, फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो दोनों जो है यहाँ पे सेम है, वो क्या है 1:2:1, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे रेशो जो है दोनों सेम रहती हैं। उसके बाद करते हैं को डोमिनेंस। अब देखो यहाँ पे भी एक नया एक्सेप्शन देखने को मिलता है, बोथ एलील्स आर एक्सप्रेस्ड इक्वली इन अ फिनोटाइप। जब हम फिनोटाइप देखते हैं प्रोजनीज का, नेक्स्ट जनरेशन का जब हम फिनोटाइप देखेंगे तो उसमें जो है जो पेरेंट्स के जो एलील्स होते हैं वो दोनों आते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें ए बी ब्लड ग्रुप की, तो जैसे फॉर एग्जांपल ए जो है किससे आया, मदर से आया, बी एग्जांपल जैसे फादर से आया, तो इस केस में क्या होगा, जो बच्चे बनेगा है ना, जो मतलब प्रोजनी डेवलप हुई है ना, जो बेबी डेवलप हुआ है उसके पास जो क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा, मतलब है ना। बात समझ में आई, मतलब इसमें ये था कि इसमें जो है
ऐसा नहीं है कि मतलब जो मतलब यहाँ पे वो वाला इफेक्ट नहीं है कि मतलब यहाँ डोमिनेंट है कुछ या कुछ रिसेसिव है। यहाँ पे जो है दोनों अपने एक्सप्रेशन को, दोनों एलील जो है यहाँ पे जो है ना, दोनों एलील क्या करेंगे, अपने एक्सप्रेशन को इक्वली जो है शो करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप एंड दी कोट कलर जो होता है कैटल के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, ए बी ब्लड ग्रुप एंड दी कोट कलर इन कैटल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। इसका मतलब होता है कि व्हेन 3 और मोर जीन्स कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ सेम कैरेक्टर, कोई एक कैरेक्टर है उसको कंट्रोल कर रहे हैं 3 या 3 से ज़्यादा जीन्स, एक सिंगल कैरेक्टर को 3 या 3 से ज़्यादा जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाम से समझ में आ गया होगा, पॉलीजीन, जीन मतलब यहाँ पे बहुत सारे हैं जो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं सेम कैरेक्टर को। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्किन कलर इन ह्यूमन। जैसे अगर हम अपने ह्यूमन में स्किन कलर की बात करें तो वो डिफरेंट टाइप्स के आपको जो है स्किन कलर देखने को मिलते हैं। वहीं बात करते हैं हाइट की, तो हाइट भी आपको ऐसा, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल 5.5 और अगर हम 5'6" में भी देखें तो इसके बीच में भी जो है हमें हाइट देखने को मिलेगी। ये तो सिर्फ हम अप्रॉक्स मान लेते हैं कि जो 5.5 है या 5.6 हाइट है, लेकिन उसके बीच में भी जो हमें डिफरेंट वैरायटी है ना, सबकी अलग अलग जो हमें हाइट देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसका एग्जांपल क्या है, स्किन कलर ह्यूमन में और हाइट जो है ह्यूमन में, ठीक है। बात करते हैं प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, जिसका उल्टा कर दो, जब कोई सिंगल जीन कंट्रोल करता है बहुत सारे कैरेक्टर्स, वहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे बहुत सारे जीन्स। अगर हम बात करते हैं प्लियोट्रॉपी की, तो प्लियोट्रॉपी में क्या हो रहा है, एक सिंगल जीन कंट्रोल कर रहा है बहुत सारे कैरेक्टर्स। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जो स्टार्च सिंथेसिस होती है पी के अंदर, अगर पी के अंदर स्टार्च की सिंथेसिस होगी तो जिसकी सीड की जो शेप है वो क्या हो जाएगी, वो पूरी राउंड लाइक हो जाएगी, है ना, और उसकी जो साइज में वो ग्रो भी करेगा। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, ये जो है प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट शो करता है। एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च सिंथेसिस इन पी, ठीक है। उसके बाद आती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये किसने दी थी, ये दी थी सटन एंड बोवेन। उन्होंने ये बताया था कैसे जो है क्रोमोसोम्स का जो है मेन इन्वॉल्वमेंट होता है इनहेरिटेंस प्रोसेस में, कि कैसे जो है वो क्रोमोसोम जो है कैसे ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, है ना। उसके बाद जो 1900 में ह्यूगो डी वरीज, कार्ल कोरेंस एंड वॉन शेरमार्क ने क्या किया था, रीडिस्कवर किया था मेंडल के वर्क को, है ना। जो मेंडल के मतलब जो मेंडल ने अपने कुछ कंक्लूजन्स दिए थे, जो मेंडल का वर्क जो उस टाइम पे अच्छे से पब्लिश नहीं हो पाया था, तो इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, इन साइंटिस्ट ने दोबारा से उस वर्क को रीडिस्कवर किया, कुछ उसमें और थ्योरीज लगाई गई, उसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस किए गए, है ना, ठीक है। तो ये कौन साइंटिस्ट थे, वो थे ह्यूगो डी वरीज, कार्ल कोरेंस एंड वॉन शेरमार्क, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस पढ़ते हैं हम, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। देखो लिंक, इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई चीज़ लिंक्ड है तो वो दूसरे से रिकम्बाइन नहीं कर सकती, है ना। अगर कोई चीज़ जो है लिंक्ड है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से लिंक्ड हैं, है ना, तो आप जो है किसी दूसरे से रिकम्बाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जो है आप किसी से मतलब अगर जो आपने ये लिंकेज जो आपकी लिंकेज जो है ब्रेक डाउन हो जाएगी तो आप किसी दूसरे से रिकम्बाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि जो लिंकेज होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिकॉम्बिनेशन के, ठीक है। जितने ज़्यादा जीन्स जो है लिंक्ड होंगे आपस में, है ना, जितने क्लोजली जो है वो आपस में लिंक्ड होंगे, उसमें जो है रिकॉम्बिनेशन उतना ही हमें उनमें कम देखने को मिलता है। वो क्या होंगे, वो एक साथ ही जो है आगे फर्दर ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, जो लिंक्ड जीन्स होते हैं, ठीक है। उनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, जो रिकॉम्बिनेशन है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। लिंकेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला। लिंकेज जो है प्रोपोर्शनल होता है 1 रिकॉम्बिनेशन के, ठीक है। अब देखो टीएच मॉर्गन ने क्या किया था, इस चीज़ को समझाने के लिए टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर, ड्रोसोफिला के ऊपर। अब भाई ड्रोसोफिला ही क्यों ली, ड्रोसोफिला इसलिए ली क्योंकि उसमें जो है शॉर्ट लाइफ स्पैन है ड्रोसोफिला का, ईजिली कल्चर कर सकते हैं उसको लैब में, है ना। और जो है इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है ईजिली शो हो पाता है कि मतलब कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ईजिली जो है आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि यहाँ पे ड्रोसोफिला के कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे। तो उन्होंने लिया था यहाँ पे बॉडी कलर, आई का कलर क्या है, और जो है विंग का साइज क्या है, ठीक है। वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट टाइप ले लिए थे, जिसमें जो है बॉडी कलर में जो वाइल्ड टाइप है वो ब्राउन आ जाएगा, म्यूटेंट टाइप आ जाएगा येलो। आई कलर की बात करें, जो वाइल्ड टाइप है वो आ जाएगा रेड, म्यूटेंट टाइप आ जाएगा वाइट,
विंग के साइज की बात करें तो वाइल्ड टाइप आ जाएगा लार्ज एंड म्यूटेंट टाइप आ जाएगा मिनिएचर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिंक्ड जीन्स कौन से हैं, जो बॉडी कलर और जो आई कलर वाले जीन्स हैं वो होते हैं यहाँ पे लिंक्ड जीन्स ड्रोसोफिला के अंदर। जो बॉडी कलर और जो आई कलर वाले जीन्स है वो यहाँ पे लिंक्ड जीन्स है। और वहीं अगर हम बात करें वाइट एंड मिनिएचर है ना, वहीं बात करें अगर हम आई कलर और विंग साइज की तो वो क्या है, वो है दोनों नॉन लिंक्ड जीन्स। बात समझ में आई कि जो बॉडी कलर और जो आई कलर है वो क्या है, जो यहाँ के जो ये जीन्स होंगे बॉडी कलर के और जो आई कलर के वो लिंक्ड जीन्स हैं, और जो आई कलर और विंग साइज के जो जीन्स है वो क्या है, नॉन लिंक्ड जीन्स होते हैं। देखो इस डायग्राम समझ में आएगा, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो देखो इसमें क्या बता रखा है कि ये पेरेंट्स हैं। ठीक है, पेरेंट्स में इन्होंने क्या ले रखा है, इन्होंने जो है वाइल्ड टाइप और जो है म्यूटेंट टाइप ले रखा है। इन्होंने क्या देखा F1 जनरेशन में जब इसका प्रोसेस हुआ है ना, आगे प्रोजनीज में जब उसकी जनरेशन देखी कि भाई लिंक जीन्स जो है, मतलब जीन्स जो है प्रॉपर्ली लिंक हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे, कौन सा जीन लिंक हो रहा है, तो उन्होंने ये देखा कि F है ना, यहाँ इसमें F2 जनरेशन में क्या नज़र आया उनको कि जो पेरेंटल टाइप है, पेरेंटल टाइप यहाँ पे 98.7% दिख रहा है। मतलब कि जो जीन्स हैं वो 98.7% लिंक्ड हैं जीन्स, और जो रिकॉम्बिनेंट सिर्फ कितने आएंगे 1.3% है ना। जो जीन्स जो है पेरेंट्स में लिंक्ड थे, जो जीन्स वो जो है उस प्रोजनीज में जाके भी क्या दिख रहे हैं, वो लिंक, मतलब वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही बना है लिंक्ड जीन की वजह से है ना। वो कितना आया 98.7% तक जो है हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। वहीं अगर हम बात करें क्रॉस बी कराया इन्होंने, क्रॉस बी में इन्होंने क्या देखा, जो वाइट मिनिएचर है ना, वाइट और मिनिएचर, वाइट और मिनिएचर हमने क्या देखे थे, वाइट और मिनिएचर बताती हूँ देखो क्या चीज़ थी इसके अंदर। वाइट क्या था, आई का कलर, और जो मिनिएचर क्या था, विंग का साइज है ना। मतलब म्यूटेंट टाइप को क्रॉस करवा रहे हैं वाइल्ड टाइप से। ठीक है, तो आई का कलर वाइट ले लिया, विंग का साइज और मिनिएचर ले लिया। ठीक है, तो वाइट एंड मिनिएचर इसको क्रॉस करवाया किससे, वाइल्ड टाइप से। और वहीं अगर हमने किसकी बात की थी, हमने बात की थी वहाँ पे येलो और वाइट की। तो देखो येलो और वाइट हमने क्या पढ़ा था अभी, येलो था म्यूटेंट टाइप है ना, येलो और वाइट, येलो वाइट कैसे दोनों म्यूटेंट टाइप है। और अभी हम नेक्स्ट में क्या ले रहे हैं, नेक्स्ट में ले रहे हैं हम, देखो फर्स्ट केस जो लिया है वो हमने लिंक्ड जीन्स का केस लिया है, और जो सेकंड केस ले रहे हैं वो हम यहाँ पे नॉन लिंक्ड जीन्स का ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस में लिंक्ड जीन्स थे जिसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने बने, पेरेंटल कॉम्बिनेशन बने थे 98.7%, और रिकॉम्बिनेशन हमें बहुत ही रिड्यूस, बहुत ही नील देखने को मिल रहा था, सिर्फ 1.3%, क्योंकि लिंक जीन होने की वजह से वही कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। ठीक है, वहीं बात करें क्रॉस बी की, जिसमें उन्होंने क्या लिया था, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल लिए थे नॉन लिंक्ड जीन्स का है ना। नॉन लिंक्ड जीन्स में उन्होंने क्या किया, जब इनको क्रॉस करा तो उन्होंने क्या देखा कि F2 जनरेशन में यहाँ पे पेरेंटल टाइप इन कंपैरिजन टू लिंक्ड जीन्स वाले जो कैरेक्टर लिए थे उसके अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे पेरेंटल टाइप काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं, 62.8% बने हैं, और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप हमें देखने को मिल रहा है 37.2%। ठीक है, तो इससे ये समझ में आया कि जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वही जो है नेक्स्ट फर्दर प्रोजनीज में जाते हैं। ठीक है, वहीं जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें नॉन लिंक्ड जीन्स की तो उसमें जो हमें न्यू रिकॉम्बिनेशंस भी देखने को मिलते हैं है ना। लिंक्ड जीन्स अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला हमने अभी ये पढ़ा था कि भाई लिंकेज जो होता है वो 1 रिकॉम्बिनेशन होता है। अगर जीन्स लिंक्ड हैं तो रिकॉम्बिनेशन बहुत ही नील देखने को मिलेगा, और अगर जीन्स जो है लिंक्ड नहीं है तो वहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब वो जीन्स जो है किसी और जीन्स से लिंक्ड हो जाएंगे, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन है ना। कुछ मतलब न्यू टाइप का, कुछ न्यू फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यू टाइप्स के जीन्स का फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब कुछ मतलब नई मिक्सिंग हो जाएगी उसके अंदर है ना। उसके बाद बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। देखो ये सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जो प्रोसेस है किसने दिया था, हैंकिंग ने दिया था 1891 में। उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इंसेक्ट के अंदर। ये जो प्रोसेस था सेक्स डिटर्मिनेशन का, हैंकिंग ने सबसे पहले इंसेक्ट में ऑब्जर्व किया था। इंसेक्ट में उन्होंने क्या पता लगाया कि भाई जो XO है वहाँ पे मतलब Y नहीं है, Y की जगह क्या है वहाँ पे है ही नहीं, Y उधर है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या देखो उन्होंने कि ह्यूमन्स एंड ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XX एंड XY होते हैं। XX क्या है इधर, XX है इधर फीमेल, और XY क्या है इधर मेल। ठीक है, वही बात करें अगर इंसेक्ट्स की तो इंसेक्ट्स में XX क्या है, XX होती है फीमेल, और जो XO है, X मतलब वो Y इधर गायब भी है, वो क्या है इधर मेल है। ठीक है, बात करें अगर हम बर्ड्स की तो बर्ड्स के केस में उन्होंने क्या देखा कि जो हेटेरोगैमेटिक है ना, जो हेटेरोगैमेटिक कंडीशन है वो क्या है इधर,
वो इधर फीमेल में है, और जो यहाँ पे होमोगैमेटिक कंडीशन है वो इधर देख रही है किसके अंदर, मेल के अंदर, ठीक है। ZW क्या हो जाएगा, फीमेल, और जो ZZ है वो इधर यहाँ पे मेल है, ठीक है। बात करें हनी बीज की, तो हनी बीज में हमें यहाँ पे दो कंडीशन दिख रही हैं, जिसमें हैप्लॉइड कंडीशन देखने को मिल रही है मेल्स के अंदर, क्योंकि वो क्या हो रहे हैं, वो जो है जो फीमेल क्वीन होती है उसके डायरेक्ट गैमेट से प्रोडक्शन हो जाता है उनका, है ना, गैमेट से फॉर्मेशन हो जाता है मेल्स का, मेल हनी बीज का, है ना। तो उसको ये क्या है, हैप्लॉइड होंगे, और जो वो होंगी, जो फीमेल्स होंगी वो होती हैं डिप्लॉइड। हनी बीज में क्या है, जो हैप्लॉइड है वो मेल हैं और जो डिप्लॉइड है वो फीमेल हैं, ठीक है। बात करते हैं म्यूटेशन की। अगर आपको कोई भी चेंज देखने को मिल रहा है जेनेटिक मटेरियल में, मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं DNA में, किसी जीन में या किसी क्रोमोसोम में कोई भी चेंज देखने को मिल रहा है, उसको हम बोल देते हैं म्यूटेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक में, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में आपको पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलता है, मतलब ये कि सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो होता है उसमें ही जो क्या होता है चेंज हो जाता है, वो सब्सटीट्यूट हो जाता है ना किसी दूसरे बेस पेयर के साथ, ठीक है। जैसे पे एग्जांपल दे रखा है सिकल सेल एनीमिया में कि जो GAG है, जो ग्लूटामिक एसिड है ना, ग्लूटामिक एसिड है, यहाँ पे जो एलेनिन की जगह क्या आ गया है, RNA की सीक्वेंस में क्या आ गया है, U आ गया है, इधर यूरेसिल आ गया, एलेनिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल आ गया है RNA की सीक्वेंस में। तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड के लिए अभी जीन्स किसके लिए कोड करेंगे, अब ये कोड कर रहे हैं वैलिन के लिए, है ना, ये वैलिन के लिए कोड कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स की जो सिकल शेप थी, सॉरी जो रेड ब्लड सेल्स की जो नॉर्मल शेप थी वो कैसी हो जाएगी, वो सिकल शेप हो जाती है ना, सिकल शेप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पुअर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी हीमोग्लोबिन की, है ना, जो RBCs है उनकी पुअर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, जिसमें क्या जाता है, जिसमें सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि उसमें खून की कमी आ जाती है इंसान के अंदर, है ना, प्रॉपर ऑक्सीजन जो है नहीं पहुंच पाएगी बॉडी में, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन का, ठीक है। वही बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस की। तो देखो इसमें ना कुछ मतलब फिगर्स बनाई हुई हैं, कुछ मतलब शेप्स बनाई हुई हैं। तो जैसे कि ये स्क्वायर शेप मेल बता दिया, सर्कल फीमेल है, इस टाइप से कुछ समझ मतलब सेक्स का पता ही नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे जो है आपको कोई ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, आपको ये पता है कि उनके भाई 6 चिल्ड्रन थे, लेकिन कन्फर्मली ये नहीं पता कि कितने उसमें से गर्ल्स थी, कितने उसमें से बॉयज़ थे। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम सेक्स अनस्पेसिफाइड वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इनको कलर दे देंगे तो ये हो जाएंगे अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। अगर ऐसे आपस में, है ना, ऐसे आपस में बीच में एक लाइन अगर हम ड्रॉ कर देते तो ये हो जाएगा मेटिंग का सिंबल हो जाता है। अगर यहाँ पे मेल और फीमेल में 2 लाइन बीच में रिप्रेजेंट कर देते हैं, 2 लाइन से उनको कनेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो मेटिंग कर रहे हैं रिलेटिव्स में, जो क्या है कॉन्सन्यूनियस, है ना, मेटिंग है उसमें, मतलब उसमें क्या हो रहा है, रिलेटिव्स में मेटिंग हो रही है, जो मिली साउथ इंडियन रीजन्स में आपको मोस्टली देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या बता रखा है, ये कि ये जो है यहाँ पे पेरेंट्स हैं, उसके बाद ये हैं इनके चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, कि ये जो है दोनों पेरेंट्स है और जो इनका ये चिल्ड्रन जो है ये कैसा है, अफेक्टेड है, डिजीज्ड है ये, है ना। उसके बाद अगर हमें ऐसे करके इस टाइप शेप बना के उसके अंदर कुछ नंबर लिख देते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि इतने जो है ये, इतने नंबर जो है ये अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं डिजीज़, जो आप इसके अंदर पढ़ोगे वो पढ़ेंगे आप 2 टाइप्स की डिजीज़, ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक। देखो अब आपको ये पता होगा, है ना, कि ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं। देखो हमारी बॉडी में जो है 46 जो है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से, है ना, हम डिप्लॉयड होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होंगे, जिसमें से फीमेल के पास होते हैं XX, मेल के पास होते हैं XY, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो 2 क्रोमोसोम हमें नज़र आ रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ये होंगे सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें से XX जो होता है फीमेल्स के अंदर होता है, और जो XY है ये होता है मेल्स के अंदर, ठीक है। अब जो है ये 2 तो हो जाएंगे यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम्स, अब बच्चे कितने, 44, माइनस कर देते हैं 2, और जो 44 बचे हैं, जो मतलब हम ये बोल सकते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम मतलब जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिनका कोई काम नहीं होता है आगे फर्दर, है ना, जिनका कोई काम नहीं होगा, तो उसको हम बोल रहे हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। 44 होते हैं ऑटोसोम्स, और जो 2 है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन रोल प्ले करते हैं, गैमेट्स के फॉर्मेशन में मेन रोल प्ले करेंगे, वो क्या हो जाएंगे,
वो हो जाएंगे हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो डिजीज जो है यहाँ पे 2 टाइप्स के में किस बेसिस बता रखी हैं। एक तो होती है ऑटोजोमल, जिसमें मतलब जो ऑटोजोम वाले जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं इन पे कुछ चेंजेस आ जाए, इनमें कुछ ऑल्ट्रेशन हो जाए। और दूसरी है सेक्स लिंक डिजीजेज, जिसमें मतलब सेक्स क्रोमोसोम पे कुछ जो है मतलब चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो ऑटोजोमल क्या है, ये भी डोमिनेंट और रिसेसिव है। डोमिनेंट कंडीशन आपको कब देखने को मिल सकती है, जब कैपिटल ए हो या कैपिटल ए के साथ जो स्मॉल ए भी हो तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ इस केस में भी जो है जो एलील होता है कैपिटल ए ये डोमिनेंट होता है, ये अपना ही एक्सप्रेशन शो करता है, ठीक है। वही बात करते हैं रिसेसिव की, तो इसमें स्मॉल ए कंडीशन जो है ये रिसेसिव कंडीशन होती है, ठीक है। बात करते हैं सेक्स लिंक की, तो ये होंगे 2 टाइप्स के। एक तो होते हैं एक्स लिंक जो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, और दूसरे होते हैं वाई लिंक जो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं ना, एक्स लिंक एंड वाई लिंक, ठीक है। उसके बाद ये भी होंगे 2 टाइप्स के, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट वाली कंडीशन कब देखने को मिलेगी, जब हमें एलील जो डोमिनेंट एलील जो है हमें एक्स क्रोमोसोम पे देखने को मिलते हैं, डोमिनेंट एलील्स। इस केस में भी ये डोमिनेंट होगा, इस केस में भी डोमिनेंट होगा, ठीक है। वहीं बात करें रिसेसिव कंडीशन की, जब हमें एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव एलील जो है देखने को मिलता है, तो वो कंडीशन हो जाती है रिसेसिव एक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुछ मेंडेलियन के डिसऑर्डर्स की, जिन्होंने क्या बताया था कि कोई सिंगल जीन में चेंज आने से क्या इफेक्ट होता है, मतलब क्या डिजीज जो है मेनली हो सकती है। तो फर्स्ट बताया था उन्होंने कलर ब्लाइंडनेस, और सेकंड है इधर हीमोफिल। देखो यहाँ पे जो है आपको जो डिजीज देखने को मिल रही है, एक तो एक्स लिंक डिजीज देखने को मिल रही है ना, एक्स लिंक रिसेसिव। जो यहाँ पे मेन डिजीज सारी जो है मोस्ट ऑफ सब रिसेसिव डिजीज है ना। तो जो एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है वो 2 हैं, कौन कौन सी, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ठीक है। उसके बाद जो हमें देखो सारी डिजीज जो दिख रही हैं वो सारी डिजीज जो हैं हमें सब दिख रही हैं रिसेसिव, ठीक है। उसके बाद बस एक जो है यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कि ऑटोजोमल डोमिनेंट आपको सिर्फ एक देखने को मिलेगी, वो है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ठीक है। चलो पहले इनको स्टडी करते हैं 1 बाय 1, फिर मैं बताती हूँ। देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में क्या है कि सिंगल जीन में आ गया है चेंज, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या है, ये है एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। ये क्या करती है, इसके अंदर जो है मेनली जो है मेल्स के अंदर होती है ये डिजीज, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो है कलर दिखने में डिफेक्ट, मतलब कलर को देखने में जो है मतलब कलर देखने की, कौन कौन से कलर देखने की, ग्रीन और रेड कलर देखने की जो आपकी कैपेबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ये कह सकते हैं कि जब अगर आपको ग्रीन कलर ढंग से नहीं दिख रहा है उसको हम बोलते हैं ड्यूटेरोनोपिया, और जो रेड कलर ढंग से नहीं दिखता उसको हम बोलते हैं प्रोटेरोनोपिया, ठीक है। जो ग्रीन कलर का डिफेक्ट होता है उसको बोल रहे हैं ड्यूटेरोनोपिया, और जो रेड कलर का डिफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटेरोनोपिया, ठीक है। वहीं बात करें हीमोफीलिया की, जो हीमोफीलिया है ये भी एक एक्स लिंक डिजीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया में ब्लड क्लोटिंग जो है आपकी अफेक्ट हो जाती है, कहीं भी कट लग जाएगा तो बॉडी में ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ब्लड जो है आपका जो है पूरा फ्लो चलेगा, ब्लड का क्लोटिंग जो है नहीं हो पाती उसमें, ठीक है। वहीं बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया कंडीशन हमने अभी पढ़ी थी, ये भी क्या है, एक ऑटोजोमल रिसेसिव कंडीशन है, ऑटोजोमल रिसेसिव कंडीशन है। इसमें क्या हुआ था, अभी हमने पढ़ा था कि जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह फॉर्मेशन हो जाता है वेलिन का एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन, ठीक है। 4th कंडीशन आती है इसके अंदर थैलेसीमिया। देखो थैलेसीमिया क्या है, ये भी एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है, 2 टाइप्स की है, अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया। अगर हम अल्फा थैलेसीमिया की बात करते हैं तो इसमें कहाँ हमें चेंज देखने को मिलता है, क्रोमोसोम 16 में जो है हमें म्यूटेशन देखने को मिलता है, जो हीमोग्लोबिन अल्फा 1 और 2 जो होता है उस पर जो हमें म्यूटेशन देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं थैलेसीमिया बीटा में, बीटा थैलेसीमिया में मतलब, तो उसमें जो हमें क्रोमोसोम जो 11 होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन जो बीटा जीन होता है उस पर जो है हमें म्यूटेशन देखने को मिलेगा। तो ये मेन डिफरेंस था थैलेसीमिया अल्फा एंड थैलेसीमिया बीटा का, ठीक है। वहीं बात करते हैं फिनाइल क्यूटोन्यूरिया कंडीशन की, ये भी क्या है, ये भी एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, जो एक मेन प्रोसेस होता है ना कि कैसे फिनाइल एलेनिन, जो एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है कि जब फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन का फॉर्मेशन करता है, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। लेकिन क्या होता है इस कंडीशन में, जो फिनाइल क्यूटोन्यूरिया कंडीशन है, इस डिजीज़ में क्या होता है कि जो ये एंजाइम होता है
है ना, ये एंजाइम का फॉर्मेशन ढंग से नहीं हो पाता है बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन जो है टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और जो फिनाइल एलेनिन के डेरिवेटिव्स हैं ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी के अंदर। अगर ये ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये जो है मेंटल रिटार्डेशन कॉज कर देते हैं और जो है उसके अलावा ये जो है स्किन और हेयर का पिगमेंटेशन भी लॉस कर देते हैं, ठीक है। वहीं बात करते हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो कंडीशन दे रखी है, ये जो है यहाँ ध्यान रखना, ये यहाँ पे कुछ अलग एक्सेप्शन आपको देखने को मिल रहा है। ये जो है यहाँ पे ऑटोजोमल डोमिनेंट कंडीशन है, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज वाली कंडीशन है ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है। इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें जो आपकी मसल जो है वीक हो जाती हैं, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मसल वीकनेस जो इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। सिर्फ हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ हमने यहाँ पे दो जो है एक्स लिंक रिसेसिव कंडीशंस पढ़ी हैं, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, और उसके बाद जो हमने ऑटोजोमल रिसेसिव कौन कौन से पढ़े हैं, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, उसके बाद फिनाइलक्यूटोन्यूरिया, ठीक है। उसके बाद ऑटोजोमल डोमिनेंट हमें क्या क्या पढ़ा है हमने, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं लास्ट जो टॉपिक है आपका क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स का। इसमें देखो क्या देखने को मिलता है, इसमें जो क्रोमोजोम होगा है ना, क्रोमोजोम में हमें ऑल्ट्रेशन देखने को मिलता है कि कहीं तो क्रोमोजोम की पूरी कॉपी ऐड हो जाएगी और कहीं जो है क्रोमोजोम में मतलब कोई क्रोमोजोम उसमें थोड़ा मतलब कोई क्रोमोजोम का ऐड हो रहा है, कोई क्रोमोजोम कोई मतलब रिड्यूस हो रहा है, कोई पूरी कॉपी होल सेट जो है क्रोमोजोम का वो पूरा ऐड हो रहा है, तो इस टाइप की कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। वहीं बात करते हैं हम एन्यूप्लॉइडी की। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, कुछ क्रोमोजोम का मतलब उसमें ऐड हो जाते हैं, किसी में ऐड भी हो सकते हैं वो क्रोमोजोम और कुछ में जो है वो कम भी हो सकते हैं क्रोमोजोम का नंबर, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी कंडीशन, जिसमें क्या हो रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है कुछ क्रोमोजोम्स का, ठीक है। वहीं बात करते हैं पॉलीप्लॉइडी कंडीशन की। इसका मतलब क्या होता है कि पूरा जो होल सेट जो होता है क्रोमोजोम का वो ऐड हो जाता है। जैसे कि हम अपने ह्यूमन में बात करें, ह्यूमन में हमें डिप्लॉइड सेट होता है क्रोमोजोम का, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। वहीं बात करें अगर हम वीट की तो उसमें जो कितने यहाँ पे हेक्साप्लॉइड कंडीशन जो है आपको देखने को मिलेगी, मतलब आपको 6 सेट जो है क्रोमोसोम्स के वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन जो होती है इनको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। अब देखो कुछ यहाँ पे सिंड्रोम देखते हैं, जो डाउन सिंड्रोम है ना, डाउन सिंड्रोम जो है जब 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब है ना, ट्राइसोमी का मतलब क्या है कि 21 क्रोमोसोम की यहाँ पे आपको 3 कॉपीज जब देखने को मिलती हैं, एक एडिशनल कॉपी आ जाती है 21 क्रोमोसोम की, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो बेबी होगा उसमें मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है, ब्रॉड फ्लैट फेस हो जाता है उसका, फ्यूरो टंग हो जाती है और शॉर्ट स्टेचर रह जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, जिसमें क्या होती है, ट्राइसोमी होती है 21 क्रोमोसोम की, ठीक है। उसके बाद जो है लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या देखते हैं हम, ये मेनली मेल्स में हमें ये कंडीशन देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है, जो 44 तो ऑटोजोम होते ही हैं और जो XY जो फीमेल्स के अंदर जो XY क्रोमोजोम होता है उसकी जगह क्या हो जाता है, एक एडिशनल कॉपी आ जाती है X क्रोमोजोम की, ठीक है। अगर ये एडिशनल कॉपी X क्रोमोजोम की हो गई तो इस केस में हमें देखो यहाँ पे जो फेमिनाइन कैरेक्टर है वो अब ज़्यादा देखने को मिलेगा, XX ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो मेल्स होते हैं उनमें फीमेल कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस हो जाते हैं और जो मेल्स हो जाते हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं, ठीक है। वहीं बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उसमें XX की जगह एक X का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो मतलब 46 की जगह 45 क्रोमोसोम रह जाएंगे, 44 तो ऑटोजोम्स और जो एक X क्रोमोसोम है वो जो है वहाँ पे से हट जाएगा, एक X क्रोमोसोम बचेगा बस, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि जो फीमेल्स है उसमें कुछ मेल्स कैरेक्टर जो आपको दिखना स्टार्ट हो जाते हैं और फीमेल जो है स्टेराइल हो जाती है, उनकी रूडिमेंट्री ओवरीज हो जाती है, मतलब ओवरीज जो है कुछ ही काम की नहीं होती, नॉन फंक्शनल होती हैं, किसी भी टाइप का जो है गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करती, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। हमने क्या किया, हमने क्विक रिवीजन कर लिया है 30 मिनट्स का पूरा माइंड मैप्स के साथ, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, सभी चीज़ें आपको क्लियरली समझ आ गई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।